Hello my dear students, welcome to my channel Compass Reliance। आज बच्चों मैं आर्ट फॉरेस्ट जो कि क्लास 7 का चैप्टर 19 है उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज सेकंड पार्ट को हम फिनिश कर देंगे और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का चैप्टर भी मैं चैप्टर बोल रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन मैं लेकर आ चुकी हूँ। उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और आपको सारा डिस्क्रिप्शन तीनों वीडियोस का आपको मिल जाएगा। पूरा लिंक मैं भेज दूँगी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इस चैप्टर का प्लस क्वेश्चन आंसर्स का। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट जो कि हमारे स्टार्ट होने वाला है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स से। पूरा हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था बच्चों। हमने फॉरेस्ट के बारे में समझा था, पूरा फॉरेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके का बना हुआ होता है। फिर उसके बाद हमने समझा था फॉरेस्ट वेल्थ क्या होती है। उसमें हमने कई सारे पॉइंट्स जो आपकी बुक में है, एक बार ज़रूर देखिएगा, वो सब कवर किए थे। फिर उसके बाद हमने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में देखा था और लास्ट पॉइंट हमने कवर किया था प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ था। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। और जो बच्चे नए हैं तो उन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जिस तरीके से आप लोग फ्री में क्लास ले रहे हैं, सारा पूरा चैप्टर समझते हैं, उसी तरीके से आपके भी साथ वाले बच्चों को हेल्प मिल सके। आप भी उनकी हेल्प कीजिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का काम, बनाने का काम प्रोड्यूसर्स का होता है। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स जो उसको यूज़ में लेते हैं, चाहे वो खाते हैं चाहे किसी और तरीके से यूज़ में लेते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोड्यूसर्स फार्मर्स हो गए हैं, तो कंज्यूमर्स हम लोग हो गए हैं। और डीकम्पोजर्स जो उस चीज़ को जो ख़राब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, उसे डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। You know that green plants make their own food from carbon dioxide and water. हमें सभी को पता है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए, यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। साथ में जब तक उन्हें सनलाइट की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक तो बनेगा ही नहीं, तो सनलाइट की एनर्जी साथ में यूज़ करके ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसे प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एक वर्ड हमारा प्रोड्यूसर्स आता है बच्चों, और इसी का सेम सेकंड वर्ड आता है ऑटोट्रॉप्स। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रोड्यूसर्स करके तो भी यही आंसर होगा, और ऑटोट्रॉप्स करके आ जाता है तो इसका मतलब भी वही सेम है, आंसर सेम होगा। अगेन ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स आर सेम। ऑटो मतलब सेल्फ यानी अपने आप, ट्रॉप्स फूड जो फूड अपने आप बनाते हैं। Some organism depends directly or indirectly on the food prepared by plants. Organism क्या होता है बच्चों? जो भी इस वर्ड में जिंदा है, कुछ भी चीज़ है, चाहे वो हमें दिख नहीं रही है, बैक्टीरिया, जर्म्स, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, कुछ भी इसमें सब कवर हो जाता है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स या फिर हेट्रोट्रॉप्स। अगेन जैसे ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स सेम है, उसी तरह से हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स भी सेम हैं। उन्हीं को कंज्यूमर्स या फिर हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स। सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कंज्यूमर्स हैं।
फर्स्ट अब इसमें आता है हर्बीवोरस। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार मैं डिटेल में क्लियर कर देती हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो हर्ब्स नाम से ही पता है, जो प्लांट्स को बोला जाता है बच्चों किसी भी तरीके के, सच एज काउ, डियर, गोट आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट। वो जो एनिमल्स, केवल ये 3 का नाम दे रखा है, इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स को ही खाते हैं। दे गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। वो सभी अपना सीधा खाना प्लांट्स से लेते हैं। कहीं पर घास उगी हुई है, पेड़ की टहनी लटक रही है, तो ये लोग जाएंगे और डायरेक्ट खाना खा लेंगे। Such animals are known as primary consumers। ऐसे एनिमल्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं? सच एज टाइगर्स एंड वुल्फ ईट अदर एनिमल्स। ये जो एनिमल्स, इनके अलावा और भी होते हैं बच्चों, केवल ये एग्जाम्पल करके दिया जाता है। टाइगर और वुल्फ जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उन्हें खा लेते हैं। दे thus get their food indirectly from plants। वो अब क्या है, वो फूड अपना कहाँ से? इनडायरेक्टली प्लांट्स से ही उन्हें मिल रहा है। वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहे जाते हैं। जैसे कि टाइगर ने बच्चों काऊ को खाया, ठीक है, तो काऊ ने तो प्लांट्स को खाया ना, तो इसीलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। प्राइमरी जो सीधा प्लांट को खा रहे हैं, और कार्निवोरस ये सेकेंडरी, जिन्हें प्लांट्स मिल रहा है लेकिन इनडायरेक्ट वे में मिल रहा है दूसरे एनिमल्स को खाकर। ह्यूमन्स आर ओमनिवोरस। ह्यूमन्स ओमनिवोरस होते हैं क्योंकि दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, उन्हें ओमनिवोरस में डाला जाता है। द बियर एंड द क्रो। अब बियर और क्रो आर ऑल्सो ओमनिवोरस। ऐसे ही इसी तरह से बियर और क्रो भी ओमनिवोरस ही है। ये भी दोनों एनिमल्स, जैसे अब क्रो है, हमें बियर का तो जंगल में है, वो तो हम सुनते हैं कि बियर ने प्लांट भी खाया और दूसरा एनिमल भी खाया। अब क्रो के बारे में तो हमें पता है, जो कौवा है जो हमारी छतों पर भी आ जाता है, तो हम क्या रोटी डालते हैं ना उसे, तो उसको हम चपाती भी डाल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही कहीं ना कहीं वो कीड़ों को भी खाता है, या फिर डेड एनिमल्स जैसे वो होते हैं, चूहा वगैरह होता है, उन्हें भी खा लेता है। तो ये भी ओमनिवोरस में ही आ जाते हैं। सम एनिमल्स हेल्प अस इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। इनमें से कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। दे कंज्यूम डेड एनिमल्स। वो केवल और केवल डेड एनिमल्स को ही खाते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। अगर डेड एनिमल्स पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्मेल आएगी, कहीं ना कहीं वो बैक्टीरियाज डेवलप करेंगे। लेकिन अगर ये लोग ये वाले एनिमल्स इन डेड एनिमल्स को खा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है क्रोज, जैकल्स, हाइनस एंड वर्चर्स आर स्कैवेंजर्स। ये बच्चों आपको एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में कि हर कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्कैवेंजर्स, इन सब के, हर्बीवोरस की सबकी एग्जाम्पल्स बताने हैं अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन, यानी पूरा डिफाइन करके। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब इसी में आगे आता है बैक्टीरिया एंड फंगी आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, फंगी तो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, तो ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। नेकेड आइज से मतलब है कि बिल्कुल हम अपनी डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दे आर कंज्यूमर्स दैट फीड मेनली ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कहीं ना कहीं अब ये कहाँ पे फीड करते हैं, यानी उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है, तो जो डेड रिमेन, बचे हुए जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे वो डेवलप हो जाते हैं, और डेवलप होने के बाद ही बैक्टीरियाज वगैरह, वहाँ पे फंगी डेवलप हो गई और वहाँ से उन्होंने फूड ले लिया, इसीलिए इन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा, पॉइंट टू पॉइंट जो भी मैं बता रही हूँ। The nutrients that produces,
जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स किसे बोला है? ग्रीन प्लांट्स को, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल आर पास्ड ऑन टू ऑल द कंज्यूमर्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ग्रीन प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है और जो भी कंज्यूम उन्हें करता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सीधा उन तक पहुंचता है। तो क्या पहुंचता है बच्चों? अगेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिला? सॉइल से। सॉइल में किसने लिया? ग्रीन प्लांट्स से। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर डाइज, जब कोई प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर डाई हो जाता है यानी मर जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट टू ब्रेक डाउन और डिकम्पोज। अब उसके ऊपर प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स हो गया, अगर कोई प्लांट डेड हो गया है, या फिर कंज्यूमर यानी जैसे कि काऊ, डियर, गोट, कोई भी डेड हो गया है, दोनों का ही एग्जाम्पल दे रखा है। तो वहाँ पर उनके ऊपर बैक्टीरिया या फंगी डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसे डिकम्पोज कर देते हैं, द मटीरियल ऑफ इट्स डेड बॉडी इनटू द न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस। अब जो उसके बाद में वो डिकम्पोज होता है तो उनकी डेड बॉडी एक बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में चेंज हो जाती है, जो कि फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाती है बच्चों। सॉइल में मिक्स होने के बाद सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। These nutrients return to the soil from where they come and mix with it. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। Thus the decomposers serve a very useful purpose of maintaining the balance of nutrients in the soil by remaining the nutrients to it, returning to the nutrients to it. अब न्यूट्रिएंट्स बच्चों एक सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी प्लांट में न्यूट्रिएंट्स होता है। हमें पता है, हमने पालक खाया, पालक, स्पिनच, हम सबको पता है, हम विंटर्स में खाते हैं। वही पालक को अगर हम काऊ को खिला रहे हैं तो उसको भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर वो पालक ख़राब हो जाता है, किसी भी तरीके से ख़राब हो गया, या फिर उस काऊ ने या गोट ने उसे खाया तो वो भी डेड हो गया, तो दोनों ही डेड हो गए। डेड होने के बाद में उसको बैक्टीरिया डेवलप हो गए और उसमें न्यूट्रिएंट्स उन्होंने उसे डिकम्पोज कर दिया, और डिकम्पोज करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स चेंज हो जाते हैं, ये नेचुरल होता है बच्चों, इसमें कोई किसी का काम नहीं है। ये भगवान ने बैलेंस करने के लिए पूरा बना रखा है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा। तो वो डिकम्पोज होने के बाद में वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स हो जाता है और वापस से सॉइल न्यूट्रिएंट अच्छी न्यूट्रिशियस सॉइल बन जाती है। अगेन उसमें फिर कोई प्लांट ग्रो होगा तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ होगा। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा जो मैंने ये साइकिल एक तरह से बताया है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है बच्चों तो एक बार फिर इस वीडियो को वापस देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। In this way nature recycles the nutrients। जो मैंने अभी आपको बताया वही इन्होंने लाइन में बोला है। इसी तरीके से नेचर ये साइकिल को चलाती रहती है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉइल, अब सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और सॉइल में ही मिक्स हो रहा है। This is very important since the total amount of these nutrients does not change। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उसका जो अमाउंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कम या ज़्यादा नहीं होता। So what has been taken away must be put back their cycle to continue। इसी तरह से लाइफ साइकिल भी कंटिन्यू चलती ही रहती है। Next, mushrooms which are also fungi but are not microscopic in size। Mushrooms हम तो खाते भी हैं, बहुत सारे मशरूम्स खाए भी जाते हैं। मटर मशरूम खाते हैं ना, मशरूम की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मशरूम पिज़्ज़ा में भी आता है, वो मशरूम्स होते हैं बच्चों। और बहुत सारे मशरूम्स ऐसे होते हैं जो खाए भी नहीं जाते, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं।
ये भी एक तरीके की फंगी ही होती है, बट आर नॉट माइक्रोस्कोपिक, लेकिन ये इतनी छोटी नहीं होती है कि उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए। आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स, ये भी एक तरीके का डिकम्पोजर होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फूड चेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली, ध्यान से समझिएगा। अ ग्रास हॉपर ईट्स अ ग्रीन प्लांट, ग्रास हॉपर यानी जो टिड्डा होता है ग्रीन कलर का होता है वो ग्रीन प्लांट को खाता है। अ फ्रॉग ईट्स ग्रास हॉपर, अब प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, तो ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। अब फ्रॉग किसने खाया, फ्रॉग को खाया स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, और स्नेक को किसने खाया, ईगल ने। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी एक साइकिल बन गई है, फूड चेन बन गई है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन मोस्टली पुटअप किया जाता है। और आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, बहुत से बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं। बच्चों, मैं अपनी हर चैप्टर को जब भी डिस्क्राइब करती हूँ उसमें सभी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लाइंस, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और इवन इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी मैं साथ के साथ बताती चलती हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिए, सुनिए और उसको आप टिक करते चले जाइए, तो आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। मुझे अलग से बनाने की वीडियो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बता दिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है फूड चेन का। द चेन ऑफ इवेंट्स मेंशन्ड अबव इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ मैनी फूड चेन्स। अब ये जो एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके की बहुत सी फूड चेन्स बनती हैं और इनमें से कुछ आप भी बना सकते हैं बच्चों, लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान से ज़रूरत है कि किसने किसको खाया, लास्ट में कौन बचा। ठीक है, existing in nature, who eats what in the environment, who eats यानी किसने खाया, जो एनवायरनमेंट में है और उससे फूड चेन बनी। The different levels in a food chain are called trophic levels। अब ट्रॉफिक लेवल्स कौन से होते हैं, जो ये लेवल बनता है बच्चों, अलग अलग जो लेवल बनता है इसी को ट्रॉफिक लेवल्स कहा जाता है। अब जैसे कि इसी में पिक्चर में ही दे रखा है, डियर ने ग्रास को खाया और लायन डियर को खाने को देख रहा है। अब नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फूड चेन्स शोज अस द इंटरडिपेंडेंस। अब फूड चेन से हमें क्या पता चल रहा है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस, अपने फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना ही फूड चेन होता है ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। अ टिपिकल फूड चेन इज इन ग्रासलैंड इज, टिपिकल फूड चेन ग्रासलैंड की क्या हुई है, ग्रास डियर लायन, ग्रास को डियर ने खाया और लायन ने डियर को खाया। मैं कहीं गलत तो नहीं बोली, फिर भी मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। टिपिकल फूड चेन ग्रासलैंड में क्या होगी, ग्रास ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय लायन। ठीक है, अब टिपिकल फूड चेन पॉन्ड्स की क्या होगी, एल्गे यानी काई, हमने घरों में अक्सर सुना होगा काई के बारे में, जो बारिशों में बहुत ज़्यादा ग्रीन जम जाती है, फैल जाती है, बहुत स्लिपरी होती है। तो एल्गे को किसने खाया, स्मॉल फिश ने खाया, और स्मॉल फिश को किसने खाया, लार्ज फिश ने खाया। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। कई बार ये भी एग्जाम्पल आ जाता है, फूड चेन डिस्क्राइब द फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड एंड डिस्क्राइब द फूड चेन इन पॉन्ड्स एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अब फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। फूड चेन की जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसके बारे में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, यह हमें पता है। फॉर एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट्स, किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने के, प्लैनेट्स में किसी भी यानी अर्थ पर, प्लैनेट भी अकेले, मैं अर्थ की ही बात बता रही हूँ, अकेले अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए पूरी लाइफ को, चाहे किसी भी तरीके की लाइफ है वो, उसके लिए एक अकेला सन की बहुत ज़रूरत है। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स आर एबल टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ द सन टू मेक फूड। अब ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स एक ही बात हो गई है बच्चों, और कंफ्यूज नहीं होना, ग्रीन प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर्स कहा है। ये एक
अपना फूड बनाने के लिए सन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन अ फूड चेन एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, फूड चेन में जो एनर्जी होती है प्लांट्स की इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सन से प्लांट्स ने एनर्जी ली तो प्लांट्स में जो एनर्जी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे तक पहुंचती चली जाती है, जो जो जैसे जैसे जिसको खाएगा। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी, अब प्रोड्यूसर से द एनर्जी गोज टू द प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस तक पहुंची है। फिर उसके बाद में कहाँ पहुंची, इस देन इट इज़ पास्ड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर तक पहुंची है वही एनर्जी। और इसी तरह से प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द बिगनिंग ऑफ द फूड चेन। इसी वजह से कहा जा सकता है कि किसी भी फूड चेन का कोई भी प्रोड्यूसर एक प्लांट को ही कहा जाएगा। द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स कम्स व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स, अब डिकम्पोजर्स का जो रोल होगा वो कब स्टार्ट होगा, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई, जब वो डेड हो जाएंगे तब वहाँ पे डिकम्पोजर्स अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है, सन से एनर्जी ली है किसी भी प्लांट ने, प्लांट से एनर्जी ली है उसे ग्रास हॉपर ने खाकर, ग्रास हॉपर को एनर्जी मिली ग्रास से, और ईगल ने एनर्जी किससे ली है, ग्रास हॉपर से ली है। ठीक है, और इसी तरह से मशरूम्स जो आ रहे हैं, मशरूम्स एक डिकम्पोजर का काम करते हैं। You and the food you eat every day form a part of a chain, food chain. अब ये हम लोग भी तो एक फूड चेन में ही आते हैं बच्चों, हम भी तो खाते हैं फूड को। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है फूड वेब। फूड वेब मतलब फूड का जाल, वेब मतलब क्या होता है, जाल, जाल। अब द फूड चेन्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर आर वेरी सिंपल। अब जो फूड चेन पीछे हमने पढ़ा था वो बहुत सिंपल है। नाउ लुक एट द फिगर 19.5। अब नेक्स्ट 19.5 फिगर को अभी मैं बताती हूँ। देयर आर एनिमल्स अदर देन द ग्रास हॉपर दैट ईट प्लांट्स। अब वहाँ पर ग्रास हॉपर की जगह दूसरे एनिमल्स है जो कि प्लांट को खा रहे हैं। देयर आर ऑल्सो एनिमल्स अदर देन द स्नेक दैट ईट फ्रॉग। अब फ्रॉग को स्नेक की जगह पर कोई और एनिमल खा रहा है, ज़रूरी तो नहीं है ना फ्रॉग को केवल स्नेक ही खाए, तो कोई और एनिमल खा रहा है। और पीकॉक ईट स्नेक एज वेल। और जैसे कि वल्चर या ईगल ने स्नेक को खाया, लेकिन पीकॉक भी तो स्नेक को खाता है। तो एक ही दूसरे तरीके का फूड चेन हो गया है, और ये कॉम्प्लेक्स फूड चेन कहा जाता है जो एक दूसरे को बहुत सारे लोग खाते हैं। उसमें एनिमल्स भी आते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं बच्चों। Thus we have सेवरल फूड चेन इन नेचर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत तरीके के फूड चेन नेचर में होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड फॉर्म अ वेब, और इसी तरह से एक जाल बना लिया जाता है। अब इसमें तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत सीधा सीधा बता रखा है, लेकिन यहाँ पे कितनी कॉम्प्लिसिटी कर दी है क्रिएट। तो ये एक वेब की तरह से बन गया, सिमिलर टू द वन मेड बाय अ स्पाइडर, जैसे कि एक स्पाइडर वेब को बनाता है चारों तरफ से। कभी स्पाइडर के वेब को देखा है बच्चों? अगर नहीं देखा है तो कभी चांस पड़े तो ज़रूर देखना किस तरीके से वो बनाता है। फूड वेब ऑल्सो शो हाउ मैनी एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड। फूड वेब जो होता है उसमें चेन में तो सिंपल एक लाइन की तरह से बताते चले जाते हैं, लेकिन वेब में चारों तरफ से एक फूड चेन बनी हुई होती है बच्चों। दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स, जो कि अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ होता है। इसे टिपिकल फूड वेब इन नेचर, इसे टिपिकल फूड वेब का नाम दिया जाता है। तो फूड चेन और फूड वेब है एक ही चीज़, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस इन नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कि आप अपने सभी फ्रेंड्स की, सभी रिलेटिव्स की हेल्प कर पाएँ जो कि क्लास 7 में ही पढ़ते हैं। जल्दी से करिए, अच्छे बच्चे फ्री में हैं। बैलेंस इन नेचर, बैलेंस इन नेचर अब क्या है? अब नेचर में बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? सपोज ऑल पीकॉक्स आर
रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ। सारे के सारे पिकॉक्स क्या होता है, मोर को पूरे अर्थ पर से हटा दिया जाए, रिमूव कर दे। व्हाट विल हैपन टू द स्नेक पॉपुलेशन, तो स्नेक की पॉपुलेशन का क्या होगा, सोच सकते हैं। अगर पिकॉक ने स्नेक को नहीं खाया तो स्नेक कितना ज़्यादा फैल जाएंगे, भर जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। नेचुरली their number will increase. More snakes will eat more frogs. अब snakes, जितने ज़्यादा snakes होंगे वो उतना ज़्यादा frogs को खाएंगे, and the population of frogs will decrease. और उसी की वजह से क्या होगा, जो frogs की population होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा snakes होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा frogs को खा लेंगे। This will cause an increase in the grasshopper. और जब फ्रॉग्स को खा लेंगे तो फ्रॉग्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो ग्रास हॉपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ग्रास हॉपर बच्चों जो जितनी भी क्रॉप्स होती है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम ग्रास हॉपर्स करते हैं। पूरे के पूरे ग्रास हॉपर्स पूरे के पूरे क्रॉप्स को ख़त्म कर देते हैं विद इन अ सेकेंड। वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। दे विल ईट मोर प्लांट्स, वो ज़्यादा और ज़्यादा प्लांट्स को खा जाएंगे, इंक्लूडिंग क्रॉप्स, एंड देयर विल बी अ फूड शॉर्टेज। और जब क्रॉप्स ख़राब कर देंगे, खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फिर क्या होगा, क्रॉप्स ही नहीं बचेंगी और क्रॉप्स की शॉर्टेज हो जाएगी। इवन ह्यूमन्स विल बी इफेक्टेड बाय दिस, और यहाँ तक कि हम लोगों को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब क्रॉप्स नहीं होगी तो जो वेजिटेरियन है उन्हें तो खाना ही नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग भी इफेक्ट कर पाएंगे। एंड फॉर्चुनेटली सच थिंग्स सेल्डम हैपन इन नेचर। अब ये भगवान की ही चीज़ है कि बहुत सौभाग्य से ऐसा बहुत कम ही होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि नेचर ने हर चीज़ को बैलेंस करके रख रखा है। नेचर मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीशीज़। हर स्पीशीज़ मतलब हर एनिमल की जाति का हर कुछ पॉपुलेशन उन्होंने मेंटेन करके रख रखे। किसने, नेचर ने। ऑफ द एनिमल इन सफिशिएंट नंबर, जितने नंबर्स, सफिशिएंट नंबर यानी जितने नंबर्स में किसी भी एनिमल को अर्थ पर होना चाहिए वो उतने ही सफिशिएंट अमाउंट में अर्थ पर मिलेगी। टू मेंटेन अ बैलेंस, जिससे कि बैलेंस बना रहता है। दैट इज़ वाई वी से दैट टू किल एंड टू बी किल्ड। अब इसी वजह से कहा जाता है किल यानी मारा या मार दिया गया, टू ग्रो एंड टू डाई, ग्रो करा और ग्रो भी किया और साथ में मर भी गए। मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, साथ के साथ कहीं ना कुछ डेड हो रहा है, ठीक है। एंड गेट डिकम्पोज्ड, और वो डिकम्पोज भी हो रहा है। यही एक नेचर का लॉ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपकी हाईलाइट भी कर रखी है। लॉ ऑफ नेचर क्या है, तो आपको ये आंसर बताना है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ नेचर? इट इज़ ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़ दैट द बैलेंस इन नेचर इज़ मेंटेन्ड। इसी वजह से, इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से नेचर में बैलेंस बना रहता है। आई होप आपको ये पूरा अब तक का जो भी हमने पढ़ा है वो क्लियर होता चला जा रहा होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट कभी भी हो रहा है तो वो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें। और अब हम नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, फॉरेस्ट को बचा के रखना। फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, काट रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन्स आ रही हैं, तो क्या है, इसकी वजह से हज़ारों पेड़ों को काट दिया जाता है, जंगलों को ख़त्म कर दिया जाता है। कई बार नेचुरल तरीके से आग लग जाती है, जंगल के जंगल ख़त्म हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना। एज आर नीड फॉर लैंड फॉर हाउसिंग एंड फार्मिंग, हमें सभी को लैंड की ज़रूरत होती है, घर बनाने के लिए भी और फार्मिंग करने के लिए भी। एंड दैट फॉर वुड फॉर फ्यूल, और इसके अलावा फ्यूल भी चाहिए होता है। फ्यूल के लिए क्या है, वुड की भी ज़रूरत होती है। और यहाँ तक कि वुड की किस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन में भी ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ और लट्ठे वगैरह चाहिए होते हैं ना बच्चों, तो उसमें भी वुड की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं, ये अभी टॉपिक हम लेंगे उसमें आ जाएगा। ग्रो वी कट डाउन मोर एंड मोर फॉरेस्ट, और इन्हीं चीज़ों की ज़रूरतों की वजह से फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काट दिए जाते हैं। दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहा गया है। कहाँ तो यहाँ सारे में पूरा घना जंगल होना चाहिए था, यानी हर जगह पर पेड़ ही पेड़ होने चाहिए थे, कहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ये पिक्चर में दिखा रहे हैं। दिस इज़ अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और इसी का डिफॉरेस्टेशन का ही हार्मफुल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है। हैंस देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट नीड टू मैनेज फॉरेस्ट केयरफुली टू कंजर्व देम, और इसी वजह से क्या होगा, हमें फॉरेस्ट को लगातार एक मैनेज करना चाहिए, फॉरेस्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, यानी बचा के रखना चाहिए। प्लान्ड हार्वेस्टिंग, प्लान्ड हार्वेस्टिंग यानी जो भी कटाई करी जा रही है वो भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। अब उसके बारे में है, एन एफिशिएंट वे टू गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर आर रिक्वायरमेंट। अब हमें वुड की ज़रूरत पड़ती है, तो वुड कहाँ से मिलेगा, हमें फॉरेस्ट से ही मिलेगा। इज़ टू कट ओनली सम ऑफ द ट्रीज ऑफ एन एरिया। अब यहाँ पे अगर हमें वुड चाहिए तो वो कुछ ही ट्रीज़ का, कुछ ही एरिया के ट्रीज़ का वुड कट होना चाहिए। द अनकट ट्रीज प्रिवेंट इरोजन, जो पूरी तरीके से, एक होता है पूरा रूट से ख़त्म कर देना, काट देना पूरी तरह से, और एक होता है थोड़े थोड़े से काट देना बच्चों, जो कि एक इरोज़न, सॉइल इरोज़न को भी प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी मिट्टी बह नहीं सकती है, जो कि रूट्स अभी भी उसमें लगी हुई हैं। Fruits and these trees produce seeds so that new trees can grow, और उसी की वजह से फ्रूट्स और ट्रीज़ भी दोबारा से सीड्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और उसमें नए ट्रीज़ ग्रो हो सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि एक होता है ट्री को पूरी की तरह से ख़त्म कर देना, काट देना, और एक होता है कहीं कहीं से लकड़ी लेनी है तो कहीं कहीं से उसको काटना, जिससे कि वो दोबारा से रीग्रो हो पाए। दिस वे द फॉरेस्ट कवर इज़ मेंटेन, इसी वजह से क्या होगा, फॉरेस्ट कवर हमेशा मेंटेन रहेगा। फॉरेस्ट कवर को बोला है मतलब फॉरेस्ट को ही बोला है बच्चों। अफॉरेस्टेशन क्या है, दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिन्यूइंग अ फॉरेस्ट। अब यही दोबारा से, मतलब फॉरेस्ट को दोबारा से रीग्रो करने का एक प्रोसेस है। बाय प्लांटिंग सीड्स और स्मॉल ट्रीज, प्लांटिंग सीड्स यानी सीडलिंग्स को, छोटे छोटे सीड्स को प्लांट करना, और छोटे ट्रीज़ को प्लांट करना। These days in our country, plant afforestation is being done not only by the government but also by private organization for commercial purpose. Commercial purpose के लिए भी, यानी किसी को अगर किसी का फर्नीचर का काम है बच्चों, या बहुत बड़े टिम्बर का फैक्ट्री है, तो वहाँ पर वो लोग भी अपने लिए प्राइवेट लोग भी अपने लिए फॉरेस्ट को बना रही हैं, उगा रही हैं। तो ये केवल काम गवर्नमेंट का ही नहीं हो रहा है, ये भी इस तरीके की अफॉरेस्टेशन यानी दोबारा से प्लांट ग्रो करना, फॉरेस्ट को ग्रो करना, ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है। सेलेक्टिंग कटिंग ऑफ ट्रीज इन दीज प्लांटेशंस प्रोवाइड्स फूड। अब कुछ ही ट्रीज़ को कट करना जो कि फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और एंड ऑल्सो कीप्स द फॉरेस्ट कवर इंटैक्ट, और फॉरेस्ट को पूरी तरीके से वो ख़त्म भी नहीं कर पा रहे, यानी उसे भी बचा के रख पा रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, अब फायर से प्रोटेक्शन, जो मैंने आपको बताया था, जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है तो उसका भी एक प्रिवेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि जंगलों को आग से बचाया जाए। ह्यूज फॉरेस्ट एरियाज आर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एवरी ईयर, बहुत ज़्यादा, अभी भी हमारे इसी साल 2024 में भी बहुत सारे जंगलों में आग लगी थी बच्चों। तो उसमें पिक्चर्स भी आपने देखी होंगी, जो बच्चे न्यूज़ देखते हैं उन्होंने न्यूज़ में भी देखी होगी। तो ये इस तरीके से बहुत सारे जंगल ख़त्म हो जाते हैं फायर में, अगर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ पीपल, कई बार बहुत लोगों की लापरवाही से भी आग लग जाती है। कई बार क्या होता है, किसी ने जली हुई मैच स्टिक्स को फेंक दिया और उसने किसी सूखी घास ने आग पकड़ ली, और उसकी वजह से धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल गई।
दूसरा रीज़न क्या है, ड्यू टू द लाइटनिंग। अब कई बार बिजली चमकती है तो बिजली गिर जाती है, ये भी हमें पता है। बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में बिजली गिर जाती है तो वो भी एक आग का कारण होती है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ बाय फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई स्टेम्स एंड ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्री। और कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रिक्शन की वजह से भी चिंगारी निकलती है, जैसे आपस में पत्तियों ने फ्रिक्शन किया या फिर टहनियों ने फ्रिक्शन किया तो उसमें से चिंगारी निकली और चिंगारी ने भी कोई आग पकड़ ली। तो ये रीज़न्स हैं बच्चों, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो ये आपको आंसर देना है। फॉरेस्ट फायर आर कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशिंग। फायर एक्सटिंग्विशिंग के थ्रू फायर को कंट्रोल किया जा सकता है फ्रॉम एयरक्राफ्ट और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है बच्चों, ये किससे किया जाएगा, एयरक्राफ्ट से, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़े होते हैं तो उन्हें ऊपर से स्प्रे किया जाता है और आग को बुझाने का एक सॉल्यूशन दे सकता है। दूसरा क्या होगा, जो ब्लोअर्स को यूज़ करके यानी बड़े बड़े पंखों को यूज़ करके विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देना। जहाँ पे विंड ज़्यादा जाएगी वहाँ पे वो आग ज़्यादा फैलेगी, तो उस डायरेक्शन को ही ख़त्म कर देना। तो इस वजह से दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है, जो फायर है वो फॉरेस्ट फायर, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब इंसेक्ट्स और पेस्ट भी तो पूरा फॉरेस्ट ख़त्म कर देते, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर विद इन अ सेकेंड पूरा क्रॉप्स ख़त्म कर देती है। इसी तरह से इंसेक्ट्स और पेस्ट है। अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, दूसरे और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के और कौन से कारण हो सकते हैं, वो है इंसेक्ट्स और पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग डिसीज in forest including removing infected trees and using insecticides and fungicides। अब कई बार किसी पेड़ में ख़राब हो गया, कोई पेड़ ख़राब हो गया और उसमें कोई कीड़ा लग गया। कई बार प्लांट्स में हम अपने घरों में भी देखते हैं ना कि घर में सुनते हैं अपने बड़ों से भी कि घर में इस प्लांट में तो कीड़ा लग गया है, तो वो पूरा प्लांट डैमेज कर देता है। तो इसी तरह से जो भी प्लांट में या ट्री में कीड़ा लगा है उसको ही, इन्फेक्टेड प्लांट को, इन्फेक्टेड ट्री को ख़त्म कर देना यानी हटा देना। और या फिर दूसरा क्या हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स को यूज़ करना। ये बच्चों दवाइयों के नाम होते हैं, जो कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं उनके नाम होते हैं। तो दो तरह से हो सकता है। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट कैन बी एफिशिएंटली कंट्रोल्ड बाय नेचुरल इंसेक्ट्स प्रेडेटर्स। अब नेचुरल इंसेक्ट्स प्रेडेटर्स क्या होते हैं, प्रेडेटर्स से मतलब होते हैं शिकारी। अब जो नेचुरल इंसेक्ट्स यानी इंसेक्ट्स के जो शिकारी होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा एक एफिशिएंट कंट्रोलर होता है। दे किल इंसेक्ट्स इन लार्ज नंबर, ये एक लार्ज नंबर में यानी बहुत बड़ी संख्या में जो इंसेक्ट्स फैल गए हैं ट्रीज़ में, उन्हें भी ख़त्म करने का काम करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग बहुत सारी एनिमल्स यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबको छोड़ दिया और सब ने क्या किया, पूरा ग्रासलैंड सफ़ा चट कर दिया यानी खा लिया, तो उसी को ओवरग्रेजिंग कहा है। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स, शीप्स, हॉर्सेस एट्सेट्रा नॉट ओनली डिस्ट्रॉय ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड को ही ख़त्म नहीं करते बट ऑल्सो ट्रीज़ इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ट्रीज़ को भी ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जो गाँव में होते हैं लोग, वहाँ पे वो बहुत सारी कैटल्स उनके पास होती हैं, वो उनको चराने के लिए हाँ फॉरेस्ट की तरफ ही ले जाते हैं। हमने मूवीज़ में भी अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग चरवाहे, जिन्हें बोला जाता है शेपर्ड इंग्लिश में होते हैं, वो जंगल की तरफ उन्हें ले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ओवरग्रेजिंग कर लेते हैं यानी ज़्यादा खा लेते हैं। अब वो तो एनिमल्स हैं, वो तो खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे। द यंग ट्रीज आर इधर ईटन और अप और ट्रैम्पल्ड, या तो यंग ट्रीज़ जो होते हैं, जो छोटे ट्रीज़ होते हैं यानी बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं हैं बच्चों, उन्हें बोला गया है, वो बहुत जल्दी से तेज़ी से उन्हें खा लिया जाता है या फिर ट्रैम्पल्ड हो जाते हैं। ट्रैम्पल्ड से मतलब होता है पैरों से कुचल जाना। अब
कोई जो भी एनिमल्स चलेंगे तो वो तो घास पर ही चलेंगे ना, और घास को ही खाएंगे, तो वो बहुत सारे तो वो घास को खा जाते हैं, ग्रास लैंड को सफाचट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या फिर उन्हें रौंद देते हैं यानी कुचल देते हैं चलकर। द लोअर लीव्स आर ईटन अप एंड रूट्स एंड ट्रंक्स आर इंजॉयड। अब जो लोअर लीव्स होती हैं, जो नीचे लीव्स होती हैं, नीची होती हैं, उन्हें भी खा लिया जाता है, और उन्हें वो खींच के खाएंगे तो उससे क्या होगा, रूट्स भी और ट्रंक्स भी उनकी ख़राब हो जाती है, यानी खींच लेते तो उखाड़ देते हैं। कौन उखाड़ देते हैं बच्चों? एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओवर ग्रेजिंग मस्ट देयरफॉर बी प्रिवेंटेड टू सेव फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को सेव करने के लिए ओवरग्रेजिंग पर भी थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। चलो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर ये वाला फिनिश हो चुका है, और मुझे पता है कि सभी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जिन्हें समझ नहीं आया वो मेरे इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये सेकंड पार्ट पर ही आ गए तो सेकंड पार्ट से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जाके देखिएगा, जो कि अपलोड हो चुका है, तभी आप सेकंड पार्ट पर आइएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इजी तरह से क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। और जल्दी से अब एंडिंग का टाइम हो गया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जाने से पहले, जिसने नहीं किया है। जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, और जल्दी से शेयर करते चले जाओ स्पीड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मैं फिर बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। कौन सा लेकर आऊँगी अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।